हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग समतलीय संकुल में प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। पिछले क्लास में हम इसी मैकेनिज्म को डिटेल में देखे थे, मतलब हम मैकेनिज्म जान गए थे। मैकेनिज्म जानने के बाद अब कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ लिविंग लिगेंड, मुक्त होने वाले लिगेंड का प्रभाव। देखो, हम लोग जो पीछे कॉम्प्लेक्स देखे थे उसमें प्लेटिनम माना था, A3 लिगेंड था एक, और एक X लिगेंड था। जो मुक्त होने वाला लिगेंड क्या था? X था। तो X लिगेंड का अब मुक्त होने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब कैसा होगा जरा देखो, मैं दो तीन तरह से लिख सकता हूँ। रेट ऐसा लिख सकता हूँ, अगर ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिखते हैं, एक लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इंग्लिश में लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर अच्छी होगी, है ना, मुक्त होने की क्षमता, मुक्त होने की क्षमता अगर अधिक है तो अभिक्रिया का दर भी अधिक होगा। अभिक्रिया दर या रिएक्शन रेट भी फास्ट होगा। भाई जितना अच्छा निकल जाए तो और अच्छा है। अब उसके बाद दूसरा कैसे देखते हैं, इसमें एक और गुण देखते हैं। इस लिगेंड का, सारे लिगेंड वैसे लुईस क्षार होता है, तो इस लिगेंड की लुईस क्षारकता से भी देखते हैं। तो X की लुईस क्षारकता इससे कैसे संबंधित है ना, ऐसे लिख सकते हैं, लेविस बेसिसिटी ऑफ X, लेविस बेसिसिटी ऑफ X इससे कैसे संबंधित है? कौन? अभिक्रिया की दर। तो देखो, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? लेविस बेसिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेविस बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जितना अच्छा डोनर उतना अच्छा लेविस बेस। तो आप समझिए, जितना ये अच्छे इलेक्ट्रॉन देके जुड़ेगा उतना बंध क्या होगा? मजबूत। जबकि हमको क्या चाहिए? कमजोर बंध। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जितना अच्छे से देगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और उतना ही ये मुश्किल हो जाएगा निकालना। तो ये उल्टा हुआ ना, लुईस क्षारकता अच्छा होने से बंध मजबूत बनेगा और निकलना मुश्किल होगा। इसका मतलब अभिक्रिया दर घट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन रेट। शॉर्ट में लिख दिया रिएक्शन रेट। ठीक है, एक बार और समझे। लुईस क्षार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता। लुईस क्षार को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता बोलते हैं। अगर X लिगेंड की इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता अधिक होगी तो मेटल से X लिगेंड की बंध मजबूत बनेगा और उस समय रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसी को तोड़ना है। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ लुईस क्षारकता, लुईस बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये है, जैसे कुछ एग्जांपल है। दो तरह से देख सकते हैं कहने का मतलब, या तो टूटने की क्षमता देखो या बंध बनाने की क्षमता। तो टूटने की क्षमता के समानुपाती, बंध बनाने की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, क्योंकि हमको इस बॉन्ड को एनी हाउ तोड़ना ही है। अच्छा, कुछ लिगेंड के क्रम दिए हुए हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है मुक्त होने का क्रम। कुछ लिगेंड के मुक्त होने के क्रम, कुछ लिगेंड के मुक्त होने के क्रम, मुक्त होने का क्रम, है ना, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी, ऐसा लिखो। तो देखो, कुछ लिगेंड का ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे NO, मैं कुछ देख के बता देता हूँ भाई, है ना। NO3 सिंगल माइनस, वाटर है, Cl माइनस है, इस तरह Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। तो इस तरह से इनका ऑर्डर दिया हुआ है ना। अभिक्रिया के वेग इस तरह से डिपेंड करता है, बोला है। और भी है SCN माइनस, ये सब। तो इनमें से सबसे तीव्रता से ये, और आखिरी में जो है Cn माइनस है, और सबसे कम तीव्र Cn माइनस है। तो ये आप लोग और देख लेंगे। SCN हो गया, SCN से पहले आप N3 माइनस कर सकते थे, N3 सिंगल माइनस, फिर SCN और फिर NO2 माइनस और फिर फाइनली Cn माइनस। तो Cn माइनस बहुत मुश्किल होगा निकालना, और सबसे आसान किसको होगा? NO3 सिंगल माइनस को निकालना। तो ये हो गया पहला फैक्टर। पहला फैक्टर क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ लिविंग लिगेंड, मुक्त होने वाले लिगेंड की क्षमता। तो एकदम शॉर्ट में लिखना है, ऐसे लिखना है, एग्जाम्पल दे देना है, और इनको समझाने के लिए यहाँ पर दे दिया हूँ। ठीक है,
चलिए इसको नोट करिए। दूसरा फैक्टर पे आता हूँ। देखिए दूसरा है विलायक का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। आप मैकेनिज्म में याद करें विलायक कहाँ आता था और क्या काम करता था। तो ऊपर वाले मैकेनिज्म को देखना जहाँ पर सॉल्वेंट को एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड किए थे। तो पहले आपको याद हो सॉल्वेंट पहले अटैक करके लिविंग लिगेंड को भगा देता है, उसके बाद सॉल्वेंट को भगा के बाहर का न्यूक्लियोफाइल आता है ना। तो जो आरडीएस स्टेप है उसमें सॉल्वेंट ही मेन अटैकिंग रीजन की तरफ बिहेव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ जितना सॉल्वेंट की डोनर एबिलिटी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वो रिएक्शन को गति प्रदान करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं मैकेनिज्म से बात कर रहा हूँ जो कल बताया था या पिछले क्लास में बताया है। अब यहाँ से देखें इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट, कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। याद रखें हमको आरडीएस बस को देखना है, फास्ट स्टेप में क्या हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है जो स्लो स्टेप में हो रहा है, बिकॉज स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसीलिए मैं सबसे पहले पद को देख रहा हूँ। पहले पद में क्या होता, सॉल्वेंट आया था एक्स को भगाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पद का जो इफेक्ट है वही हमको शो करना है ना, वही ओवरऑल रेट को अफेक्ट कर पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट, है ना। हिंदी में बोल सकते हो कि जल का उप सहसंयोजन या सहसंयोजन लिख दें, उप सहसंयोजन क्षमता, जल का उप सहसंयोजन क्षमता हमेशा दर के समानुपाती होता है, दर के समानुपाती होता है। तो H2O का उप सहसंयोजन क्षमता हमेशा दर के समानुपाती होता है, ये हमको पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ एक आध रिएक्शन का एग्जांपल लेके देता हूँ, है ना। यहाँ देखेंगे प्लेटिनम है, पिरिडिन लिगेंड है 2, Cl2 है, इसको हमने Cl माइनस कोई दूसरा है स्टार लगा देता हूँ, इससे रिप्लेस करने की कोशिश किया है। तो इससे क्या किया, एक रिएक्शन किया प्लेटिनम और पिरिडिन लिगेंड 2 और एक Cl को भगा के दूसरा Cl लगा दिया स्टार वाला, ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है। अब इस चेंजेस में यहाँ पर सॉल्वेंट लगा है। तो देखो यहाँ पर अगर इस सॉल्वेंट को जल लेते हैं एक बार C2H5OH लेते हैं, तो दोनों में जो रेट कांस्टेंट या इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है या बोलूँगा स्पीड है, या यहाँ रेट कांस्टेंट के बोला जाए ना, ये कैपिटल के नहीं स्मॉल के, फॉर्मेशन कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करें पर मिनट में है, पर मिनट में टाइम यूनिवर्स होता है। इसका यूनिट देखो 2.1 इंटू 10 का पावर -3 है, एक का मैं वैल्यू दे देता हूँ, 2.1 इंटू 10 का पावर -3 है। दूसरा का है 8.5 इंटू 10 का पावर -4, 8.5 इंटू 10 का पावर -4। किसका हाई है, वाटर का हाई है। क्यों, वाटर की कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, वाटर का डोनर एबिलिटी ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, वाटर का ज़्यादा क्यों हुआ, या वाटर का ज़्यादा कैसे पता चल रहा है भाई। ये पावर को आप देखिए, पावर माइनस में कम है, यहाँ पावर माइनस में ज़्यादा है। अगर इसको पावर को 3 बैलेंस करूँगा तो 0.8 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा सा सवाल है कि वाटर का कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए रेट भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना होगा। ये दूसरा है, ये वैल्यू मैंने दे दिया, वैल्यू याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप कम से कम सेंटेंस लिख सकते हैं। दूसरा हो गया फैक्टर। चलिए तीसरे फैक्टर पे चलते हैं। संकुल के आवेश का प्रभाव, या उसको बोलते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। क्या इसका क्या मतलब है, संकुल पर इस केस में सपोज A3X, यहाँ पर कुछ चार्ज हैं ±X, जनरली पॉजिटिव, यहाँ पर अब जो भी है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अभी मैं उतना मैटर नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें क्या किया गया कि
मेटल के एक्चुअल में यहाँ पर बोल दिया जरूर है, लेकिन वो संकुल पर नहीं होकर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संकुल को उदासीन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सुधारूंगा, आप लोग भी सुधार लेना। क्या होगा, संकुल के जगह मैं रखूँगा धातु पर, धातु आवेश, है ना, कॉम्प्लेक्स के बजाय मेटल करिए। हाँ, अब देखिए भाई, यहाँ लिगेंड अलग अलग होने से ये अलग अलग होगा, चार्ज अलग होगा, तो इफेक्ट तो पड़ना चाहिए। मैं बोलूँगा कि यहाँ जो चार्ज ऑन मेटल है उसके इन्वर्सली होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज है उतना वो इस लिगेंड को पकड़ के रखा है, इसको निकालना आसान नहीं होगा, ठीक है, इसको निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन ये भी सोचना ज़रूरी है कि यहाँ क्या रियल में ऐसा कुछ फैक्ट पड़ता है। तो यहाँ जब ऑब्जर्वेशन देखोगे ना, तो ये पता चला चार्ज का प्रभाव स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में नगण्य होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या लिखना है आपको सही, तो मैं लिखूँगा इफेक्ट ऑफ चार्ज इज नेग्लिजिबल, नगण्य है। अब वो कारण क्या है भाई, वो ऐसे ही उसके पास भीड़ भाड़ कम है, ऐसे ही उसके पास खाली ऑर्बिटल है, वो ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल को ला सकता है अपने अंदर, इसमें चार्ज की ज़रूरत नहीं है। चार्ज क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दो तरह से सोच सकते हैं। अगर SN2 सोच रहे हो तो चार्ज, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेट को बढ़ाएगा। अगर SN1 सोच रहे हैं, डिसोसिएशन सोच रहे हैं, तो वो एक तरह से रेट को घटाएगा। तो चार्ज का असर यहाँ लिख दिया हूँ एक लाइन में, यही लिख के ख़त्म कर देना, इसका पक्ष में प्रमाण है, ठीक है। देखिए एक लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर लिखा हूँ, ये सब एक्चुअल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, इसको डिटेल में ले जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है, ठीक है। क्या है ये, पहले मैं इंट्रोडक्शन यहाँ दे देता हूँ और फैक्टर्स अफेक्टिंग के टॉपिक को क्लोज करते हैं, फिर इसको अलग से सेपरेट टॉपिक लेके डिटेल में ले जाएंगे, चलेगा। देखें, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कोई भी मेटल है, यहाँ पर कोई एक लिगेंड T है, एक लिगेंड X है और दो लिगेंड सपोज A है। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बदलाऊँ, ठीक है। T जानबूझ के अलग किया हूँ। जब सारे के सारे सेम हो, ट्रांस इफेक्ट कहाँ नहीं लगता, जब सारे लिगेंड सेम हो नहीं लगता, है ना, सारे लिगेंड सेम हो ट्रांस इफेक्ट नहीं लगता। एक लिगेंड कम से कम डिफरेंट होना जरूरी है। मैं यहाँ दो सेम दो डिफरेंट किया हूँ। अब क्या करें कि इन सब में से कोई एक लिगेंड को ऐसा चुनना पड़ता है जिसका ट्रांस प्रभाव सबसे अधिक हो। मान लीजिए मैंने ये बोला इस T लिगेंड का ट्रांस प्रभाव सबसे अधिक है, मैं इसको लिख देता हूँ हायर या हाईएस्ट, अभी फिलहाल चारों में से हाईएस्ट ट्रांस इफेक्ट, ये हम ऑर्डर बाद में बता देंगे, ठीक है। लिगेंड का हाईएस्ट ट्रांस इफेक्ट है, चारों को देखना पड़ता है कि किसका ट्रांस प्रभाव सबसे अधिक है। फिर ट्रांस प्रभाव जिसका अधिक होता है उस लिगेंड को, जिसका ट्रांस प्रभाव सबसे अधिक होता है उस लिगेंड के अपोजिट ट्रांस में जो ग्रुप होता है ना, ट्रांस टू दिस, ट्रांस में जो लिगेंड होता है उसको आने वाले न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करते हैं, चाहे वो मैकेनिज्म किसी भी बात से हो, ये ट्रिक हमेशा काम करता है। तो यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ बनेगा Y और यहाँ से T और ये A और ये A। अब आप समझिए इसी में को, इसी को ये जो फिनोमेना शो हो रहा है ना, दैट इज नोन एज ट्रांस इफेक्ट। अब वो ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से डेफिनेशन मैं यही डिटेल कर देता हूँ और अलग से नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अलग से बना लेंगे, चलेगा। हाँ देखिए भाई, मैं यही डिटेल करता हूँ ट्रांस इफेक्ट को। अब देखें कैसे, एक डिफाइन कर देता हूँ। डेफिनेशन ये है कि ट्रांस इफेक्ट किसी लिगेंड का वह प्रभाव है जिसके कारण, इस लिगेंड को फोकस रखें, इसका प्रभाव को ट्रांस प्रभाव बोल रहे हैं। ट्रांस प्रभाव किसी लिगेंड का वह प्रभाव है जिसके कारण वह आने वाले न्यूक्लियोफाइल को, आने वाले बाहरी न्यूक्लियोफाइल को अपने ट्रांस वाले ग्रुप को निकाल के जोड़ लेता है ना, अपने ट्रांस में आने की परमिशन देता है या अपने ट्रांस वाले लिगेंड को रिप्लेस करने की अनुमति देता है। तो इस लिगेंड के इस प्रभाव को ही ट्रांस प्रभाव कहते हैं, है ना।
क्या लिख सकता हूँ मैं, अच्छा इंग्लिश में क्या बोले कि ट्रांस इफेक्ट द इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ अ लिगेंड टू डायरेक्ट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल trans to its position to direct incoming nucleophile at the trans position of it known as trans effect। तो क्या लिखें भाई, देखें ट्रांस प्रभाव किसी लिगेंड का, ट्रांस प्रभाव किसी लिगेंड का वह प्रभाव है, ट्रांस प्रभाव किसी लिगेंड का वह प्रभाव है, ट्रांस प्रभाव किसी लिगेंड का वह प्रभाव है जिससे आने वाला न्यूक्लियोफाइल, शॉर्ट में लिखा हूं, आने वाला न्यूक्लियोफाइल उस लिगेंड के ट्रांस स्थिति में आता है। ट्रांस स्थिति में आता है, ठीक है। इंग्लिश में एक बार इसको ट्रांसलेट कर देता हूं, देखो ट्रांस इफेक्ट is the effect of ligand of a ligand by which this ligand can direct incoming nucleophile to transposition of itself, transposition of itself या it लिख देना। ये मैंने थोड़ा ये डेफिनेशन लिखा है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने के लिए हमको उस लिगेंड का लिस्ट करना पड़ेगा कि ट्रांस इफेक्ट के ऑर्डर क्या है। हालांकि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और बहुत दो थ्योरी को फॉलो करते हुए वो ऑर्डर बनाया गया है, तो उस ऑर्डर को पहले लिखें, ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। पहले लिखेंगे इसको, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट का क्रम या ऑर्डर समझिए। ऑर्डर क्या दिया हुआ है, Cn माइनस C2H4 सिंगल माइनस CONO PR3H माइनस CH3 माइनस SCNH2 होल ट्वाइस SR2 है ना, फिर C6H5 माइनस SO3 सिंगल SO3H माइनस NO2 माइनस I माइनस SCN Br माइनस Cl माइनस pyridine RNH2 प्राइमरी अमीन NH3OH माइनस और H2O। ये ट्रांस ऑर्डर है। अब ये क्रम आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा ये बता दूं कि ये जो है हाई ट्रांस इफेक्ट वाला सीक्वेंस जगह है, हाई ट्रांस इफेक्ट मतलब ट्रांस इफेक्ट का घटता क्रम है ना, ये बताना चाह रहा हूँ। और ये जो लास्ट है वो क्या है, लो ट्रांस इफेक्ट। यहाँ ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर सबसे कम रहेगा। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है, मैं आपको एक आध एग्जांपल दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। प्लेटिनम का हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है, Cl 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 और 2 माइनस, ये चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करना आना चाहिए, निगेटिव लिगेंड जाएगा तो चार्ज माइनस में कम होते जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ रिएक्शन देता हूँ। हमको दे दिया अमोनिया या चलो थायोयूरिया। थायोयूरिया ये कौन सा है, थायोयूरिया ये है, ये थायोयूरिया का फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिखते हैं TU। थायोयूरिया दिया है ना, फिर जो प्रोडक्ट बना उसमें अगेन थायोयूरिया दिया, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन देख के आगे क्वेश्चन मार्क छोड़ जा सकता है, तो आपको पूरा कराना पड़ेगा। तो जरा देखो कैसे थायोयूरिया, अभी तो कोई ट्रांस इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, आप कहीं भी किसी भी जगह एक क्लोरीन को निकालिए और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो प्लेटिनम सपोज करो मैंने यहाँ जोड़ दिया,
क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अभी कोई ट्रांस इफेक्ट नहीं भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है बस। ट्रांस इफेक्ट अब यूज़ होगा। अब ये देखना है कि दो प्रकार का लिगेंड आ गया, थाइयूरिया और 3 क्लोरीन। तो देखना ये है कि किसका ट्रांस प्रभाव ज़्यादा है। क्लोरीन है यहाँ पे, थाइयूरिया है यहाँ। थाइयूरिया का ट्रांस प्रभाव क्लोरीन से ज़्यादा है। तो ये एक्चुअल में मेन ग्रुप हो गया ट्रांस प्रभाव दर्शाने वाला। तो आने वाला जो लिगेंड है वो कहाँ जाएगा, इसके ट्रांस में, इसको भगाना है। तो यही तो ट्रांस इफेक्ट है, अब यूज़ हुआ अच्छे से। यहाँ देखो ट्रांस थाइयूरिया और ये थाइयूरिया और ये Cl और ये Cl, ठीक है, हो गया। यही यूज़ करना है अपने को। जो ज़्यादा ट्रांस प्रभाव दिखाएगा उसके ट्रांस के ग्रुप को भगा के आने वाले को उसके जगह जोड़ देना है। हाँ, जब सेम ट्रांस इफेक्ट हो जाएगा तो हम देखेंगे कौन जल्दी कमज़ोर बंध किसका है उसको निकालेंगे। तो ये अंतर है। अच्छा, यहाँ देखें, चार्ज को बैलेंस कर देता हूँ। 4 Cl था, 2 माइनस था, एक 3 Cl हो गया, 1 माइनस होगा। अब 2 Cl गायब हो गया, 0 हो जाएगा। इस तरह से रिएक्शन कराना है, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन करें, जरा देखें इसी में। चलो और देता हूँ। किसी ने दे दिया अमोनिया, फिर एक अमोनिया, ठीक है, अमोनिया और फिर एक अमोनिया। अब यहाँ से देखो कि अमोनिया जब दे दिए तो आप पहले तो किसी भी एक जगह अमोनिया लगा दो। मैंने लगा दिया यहीं पे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा अमोनिया दिया। तो अब देखो अमोनिया और क्लोरीन में किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है। तो अमोनिया और क्लोरीन है यहाँ, अमोनिया है यहाँ, क्लोरीन का ज़्यादा है। मतलब अब यहाँ देखो दो प्रकार के पोजीशन हो गई। ये इसको क्लोरीन के अगेंस्ट में क्लोरीन है, इस क्लोरीन के अगेंस्ट में अमोनिया है। मतलब इफेक्ट तो दोनों क्लोरीन का सेम है, लेकिन अब देखोगे कि मैं अमोनिया को निकालूं कि अब क्लोरीन को ही निकालूं। तो अब यहाँ पर हम लिविंग एबिलिटी देखेंगे। तो अमोनिया और क्लोरीन में से क्लोरीन की लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए निकलेगा कौन, क्लोरीन, और जुड़ेगा कौन, यहाँ से अमोनिया। तो यहाँ लिविंग एबिलिटी ज़्यादा समान होने के कारण ऐसा रिस्क लेना पड़ा, सही है। तो यहाँ से -1 और ये 0। आ रही बात समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें कराता हूँ, है ना, जरा देखेंगे आप। देखिए मैंने 2 कंपाउंड लिखा है। अब इस 2 कंपाउंड में सोचना है, एक इसका नाम भी लिख दिया हूँ, सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन। अच्छा, ये बता दूँ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिसप्लेटिन एक अच्छा एंटी कैंसर ड्रग है। ये ड्रग के रूप में यूज़ होता है। तो इस ड्रग को टेस्ट किया जाता है। अब ये ट्रांस नहीं आना चाहिए ना, ये नुकसानदायक हो जाएगा। तो सिसप्लेटिन बस हो हमारे लिए, इसलिए टेस्टिंग के लिए एक तरीका डेवलप किया गया। थायोयूरिया को एक्सेस में डाल देते हैं, है ना। थायोयूरिया कैसे एक्सेस में डाल दिया, देखते हैं कितना मोल थायोयूरिया यूज़ होता है। पहला थायोयूरिया यहाँ देखते हैं भाई। तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो किसी अमोनिया, अब दोनों क्लोरीन ही है बराबर एनवायरमेंट, किसी एक अमोनिया को भगा दो। यहाँ यही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये लीजिए Cl और हमने अमोनिया को भगा के थायोयूरिया कर दिया, ठीक है। और ये अमोनिया, ठीक भाई। दूसरा जो इफेक्ट है, फिर से हम और एक्सेस में है, तब तक चलाएंगे जब तक 2 अपोजिट साइड में बराबर ना हो जाए, है ना, और क्लोरीन ना हो। क्लोरीन हो जाएगा तो रिएक्शन ऐसे भी होते रहेगा। क्लोरीन हट जाए और 2 अपोजिट साइड में बराबर लिगेंड आ जाए तो ट्रांस इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्लोरीन हटाने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लोरीन नहीं हटेगा तो क्या है, पहले वाले जैसे 4 क्लोरीन होने के बावजूद बिना ट्रांस इफेक्ट के रिएक्शन हो जाता है ना। जरा देखें, यहाँ देखें तो थायोयूरिया तो इसको भगाएगा भाई, है ना, थायोयूरिया इसको भगाएगा। तो थायोयूरिया इसको भगाएगा तो क्या बचेगा, प्लेटिनम, थायोयूरिया और ये थायोयूरिया, और यहाँ पर क्या, क्लोरीन और अमोनिया बचा। इस तरह से फिर हम लोग आते हैं आगे। तो आगे देखिएगा, आगे चले, हाँ। तो आगे में फिर थायोयूरिया और दे सकते हैं क्या, देख लो एक बार। थायोयूरिया फिर से इन दोनों में से इसको भगाएगा। यहाँ ट्रांस इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, ट्रांस इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो और चलो इधर भी चल लेते हैं साथ साथ। हाँ, इसमें किसी एक क्लोरीन को भगा दे, थायोयूरिया, अमोनिया और अमोनिया, और यहाँ पर क्लोरीन। फिर अगली बार जब देखेंगे थायोयूरिया को, तो ये थायोयूरिया का ही ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, क्लोरीन को भगाएगा। तो प्लेटिनम, अमोनिया आ गया
यहाँ थायूरिया, यहाँ थायूरिया और यहाँ पे अमोनिया। अब इसके बाद रिएक्शन रुक जाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप भी नहीं है और दो अपोजिट में सेम है, इसलिए ट्रांसफेक काम भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, ट्रांसफेक काम भी नहीं करेगा, दो अपोजिट में सेम आ गया ना भाई। तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहाँ ट्रांसफेक काम नहीं करेगा, इन दोनों में काम करेगा। तो यहाँ पर लिविंग एबिलिटी के हिसाब से इसको भगाओ तो फिर बच जाएगा ऐसा थायूरिया। ये एक काम करता हूँ, बहुत लंबा हो रहा है, मेरे पास जगह कम है, मैं एक साथ 2 स्टेप करा देता हूँ, है ना, एक साथ 2 स्टेप। यहाँ से 2 थायूरिया लगा देता हूँ, इजी हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। दोनों अमोनिया को बाहर निकालता हूँ, तो प्लेटिनम, थायूरिया और थायूरिया, Cl और Cl। फिर एक बार 2 थायूरिया लगा कर देखता हूँ, तो क्योंकि दोनों तरफ Cl है, बाहर होगा, ये बाहर होगा, तो अब प्लेटिनम, थायूरिया यहाँ भी, थायूरिया यहाँ भी, थायूरिया यहाँ भी और थायूरिया यहाँ भी, ऐसे। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 4 मोल कंज्यूम हुए और यहाँ पर केवल 2 मोल कंज्यूम हुआ। तो ये हमारे पास इसका अंतर है दोनों में। तो इस टेस्ट का खास नाम है, इसलिए बता रहा हूँ, कुर्नाकोफ्स टेस्ट। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में आता भी है ना, इसलिए अपने बीएससी लेवल के बाद एक IIT जैम करके एग्ज़ाम होता है जिसमें मैथ्स वाले बड़े बड़े IIT से केमिस्ट्री में MC करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। तो उस टाइप के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ट्रांस इफेक्ट का ही क्वेश्चन है। तो ये यहाँ तक ट्रांस इफेक्ट ख़त्म किया हूँ। और ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें यहाँ पर इतना डिटेल थ्योरी नहीं है अपने बीएससी में, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं गया हूँ। इसका 2 थ्योरी होता है इसको एक्सप्लेन करने का, एक को पोलराइजेशन थ्योरी बोलते हैं और दूसरा को पाई बॉन्डिंग थ्योरी बोलते हैं। तो पोलराइजेशन थ्योरी और पाई बॉन्डिंग थ्योरी के जरिए बताया जाता है कि कैसे ट्रांस इफेक्ट यहाँ पर काम करता है, लेकिन अपने सिलेबस में वो सब नहीं है। तो अगर सिलेबस थ्योरी का नाम लिखना तो लिख सकते हैं, पोलराइजेशन थ्योरी और पाई बॉन्डिंग थ्योरी के जरिए ट्रांस इफेक्ट के मैकेनिज्म को समझाया जाता है ना। और यहाँ तक अगर कर दिए तो हमारा बीएससी का सिलेबस खत्म हुआ। इसी के साथ यूनिट नंबर फर्स्ट को A to Z एक टॉपिक को कवर कराते हुए, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ, सबको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो इतना आज के क्लास में, और इसी के साथ यूनिट नंबर 1 खत्म।